बहुत दिनों के बाद में टाइम मिला है। जॉब और वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा चल रहा था मई महीने की क्रोनोलॉजी का को हम अभी तो हमारी पहली रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। उसके आगे हम पढ़ाई करें, उसके आगे का हम रिवाइज भी करेंगे। पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया एक बार उसका थोड़ा छोटा मोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तो मैं लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी वीडियो में लास्ट में रिवीजन करा दूँगी, पर अभी पहले आगे का पूरा करें, थोड़ा सा आगे की रीडिंग करें, क्योंकि बहुत 3 दिन का बहुत लंबा ब्रेक लग गया। तो राष्ट्रीय परिदृश्य भी हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे आज हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले 1 लाइनर पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन का सफल प्रक्षेपण। स्पेस एक्स का फ्रेम टू मिशन लॉन्च। भारतीय नेवी ने किया ENS सूरत से मिसाइल परीक्षण। DRDO ने किया लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण। DRDO ने किए MRSM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण। भारत ने किया स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। DRDO ने लेजर आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। और फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स की क्वेरीज आ रही है, मैं आपको इसी क्वेश्चन भी बनाऊँ, मैं आपको क्वेश्चन भी बना के कल या परसों के वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन जो अभी तक करवाया था उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लाके और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो आप उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि या तो कल या परसों में मैं इसे क्वेश्चन बना के अभी तक जो पढ़ाया ना उसका ही क्वेश्चन फॉर्मेट में बना के करवाऊँगी, और आगे का तो अपन बनना है चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन का सफल प्रक्षेपण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सोयूज MS-27 मिशन का प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको वही करना है, अपनी क्रोनोलॉजी साथ में रखनी है, लाइन बाई लाइन में पढ़ती जा रही हूँ, मेरे साथ साथ तो उसकी रीडिंग लगानी है। चाहे 1 पे देखो, चाहे 1.25 पे देखो, चाहे 1.5 पे देखो, चाहे 2x पे देखो, कितने पे भी देखो यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेरे साथ साथ रीडिंग लगानी है। मैं आपको करवाऊँगी, क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस सिर्फ अपनी क्रोनोलॉजी सामने रखनी है और मेरे साथ साथ रीडिंग लगानी है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। इस चालक दल में रोस्कोमोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई रेजिकोव और एलेक्सी जुबेत्रुस्की, साथ ही नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉनी किम शामिल हैं। सोयूज MS-27 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक ISS से जुड़ गया है। चालक दल लगभग 8 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताएगा, जहां वे विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन के रखरखाव कार्यों को अंजाम देंगे। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अब हम इसको एक बार शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सोयूज MS-27 मिशन का जो था सोयूज MS-27 मिशन, इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया है? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से। सोयूज MS-27 मिशन का प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2025 को कहाँ से किया है? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से। मेरे साथ आप 5 बार बोलेंगे। सोयूज MS-27 मिशन का प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। कहाँ से हुआ? सोयूज MS-27 का प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से। सोयूज MS-27 मिशन का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना हुए। इसमें रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई रेजिकोव, एलेक्सी जुब्रिस्की और साथ ही नासा के जॉनी किम है ना। तो ये ISS का सोयूज MS-27 अंतरिक्ष मिशन है, और ये सब 8 महीने ये बिताएंगे अंतरिक्ष अन्वेषण में करेंगे। ये तो सब नॉर्मल बात है, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आपसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये 3 लाइनें इम्पोर्टेंट हैं। और ये 8 महीने, कितने महीने बिताएगा? 8 महीने बिताएगा। ये आपको याद करना है। ठीक है, आई होप फ्रेम सेला नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपनी खुद ही एडिटर हूँ, खुद ही वीडियोग्राफर हूँ, खुद ही टीचर हूँ, तो इसलिए
थोड़ा मैनेज कर लेना, स्टूडेंट लाइफ है, बस साथ में ऐसे ही मैनेज करना, ठीक है। वो पेन थोड़ा कम चल रहा था, मुझे लगा आप लोगों को हाईलाइटिंग कम दिखेगी, तो इसलिए मैंने पेन चेंज किया है, ठीक है। ये 3 लाइनें अपनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 8 महीने बिताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेस एक्स का फ्रेम टू मिशन लॉन्च। फ्रेम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रेम टू मिशन किसका है, स्पेस एक्स का। फ्रेम टू मिशन कौन सी अंतरिक्ष उसका है, स्टेशन का है कि स्पेस एक्स फ्रेम टू मिशन लॉन्च किया स्पेस एक्स का। फ्रेम टू मिशन का किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपना पहला पोलर ऑर्बिट मिशन फ्रेम टू फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, पहली बात तो एलन मस्क की। इसका पहला पोलर ऑर्बिट मिशन फ्रेम टू क्या है, पहला पोलर ऑर्बिट मिशन, स्पेस एक्स का पहला पोलर ऑर्बिट मिशन फ्रेम टू फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम से लिया गया है, जिसने 20वीं सदी के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या है, पोलर ऑर्बिट मिशन है, फ्रेम टू स्पेस एक्स का है, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है, 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। इसका नाम किसके ऊपर है, नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम के ऊपर है, जिसने 20वीं सदी के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिशन के तहत एक क्रिप्टो उद्यमी के नेतृत्व में 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की परिक्रमा करने के मिशन को एक दूर से दूर तक भेजा गया है, ठीक है। इस मिशन में मिशन कमांडर चुन वांग, व्हीकल कमांडर जेनिके मिकेलसन, व्हीकल पायलट रॉबियरॉफ और मिशन स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर एरिक फिलिप्स को पोलर ऑर्बिट में भेजा गया, ठीक है। ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, फ्रेम टू। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, फ्रेम टू। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, फ्रेम टू। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, फ्रेम टू। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, फ्रेम टू। इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव पर अनुसंधान करना है। इस मिशन में पृथ्वी के ध्रुवों के अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन किया गया। ये मिशन 4 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया के ओशन साइड के तट पर प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन के साथ संपन्न हुआ। ये क्रू ड्रैगन मिशन के लिए पहला प्रशांत स्प्लैश डाउन था, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारे ये 2 पॉइंट दिए हैं इस मंथ में। पहला क्या था, सोयूज MS-27 मिशन, ये किसका है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का है। इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ, कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ। कब हुआ, 8 अप्रैल 2025 को हुआ। इसमें क्या था, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना करा। इसमें कौन कौन से 3, सर्गेई रेजिकोव, LHC जुबित्स्की और नासा की जॉनी किम, ठीक है। ये कितने दिन रहेंगे, 8 महीने वहाँ रहेंगे अंतरिक्ष में, ठीक है। दूसरा क्या था, स्पेस एक्स का फ्रेम टू मिशन लॉन्च। फ्रेम टू मिशन किसका है, स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की। कब हुआ, कहाँ, क्या चीज़ है, पहला पोलर ऑर्बिट मिशन है स्पेस एक्स का, पहला पोलर ऑर्बिट मिशन है फ्रेम टू। कहाँ से लॉन्च किया, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। कब किया, 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया। इसका नाम किसके ऊपर रखा, नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम से लिया गया, जिसने क्या किया था, 20वीं सदी के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिशन के तहत एक क्रिप्टो उद्यमी के नेतृत्व में 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की परिक्रमा करने के मिशन पर एक दूर से दूसरे दूर तक भेजा गया, ठीक है। इस मिशन में मिशन कमांडर चुन वांग, व्हीकल कमांडर जेनिके मिकेलसन, व्हीकल पायलट रॉबियरॉफ, मिशन स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर एरिक फिलिप्स को पोलर ऑर्बिट में भेजा गया। ये क्या है, ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव पर अनुसंधान करना है। इस मिशन में पृथ्वी के ध्रुवों और उनके अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन किया गया। ये इसका कहाँ से हुआ, ये मिशन 4 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया के ओशन साइड के तट पर प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन के साथ संपन्न हुआ। ये क्रू ड्रैगन मिशन के लिए पहला प्रशांत स्प्लैश डाउन था, ठीक है। अब हम रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। आवाज़ बाहर की बहुत
ज़्यादा नहीं आ रही होगी आपको। अभी तक आप पंखे की आवाज़ से परेशान हो रहे होंगे। मैं आपको पढ़ाने के लिए गर्मी में भी बैठ सकती हूँ, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया क्योंकि फ़ैन की भी आवाज़ आ रही थी, शायद उससे भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तब आप वहाँ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे के लिए हम पढ़ते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। अभी तक हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ा था। भारतीय नेवी ने किया INS सूरज से मिसाइल परीक्षण। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने 24 अप्रैल 2025 को अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। क्या किया? INS सूरत क्या है? ये सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। INS सूरत क्या है? स्वदेशी नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है INS सूरत। इसको अरब सागर में मध्यम दूरी की है। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में, सरफेस टू एयर ठीक है, सरफेस टू एयर मार करने वाली है ये, ठीक है। तो सरफेस टू एयर करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल जिसे इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। INS सूरत को किसके साथ विकसित किया है? इजराइल के साथ। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। ये समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्यों की सटीकता से भेजने में सक्षम है। INS सूरत को किसके साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है? इजराइल के साथ। इसकी मारक क्षमता क्या है? 70 किलोमीटर। मध्यम दूरी की है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा अंतिम स्टील्थ विध्वंसक है, जिसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। ये जहाज ब्रह्मोस, बराक 1 मिसाइलों, उन्नत रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है। कमीशनिंग। INS सूरत को जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। INS सूरत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया? जनवरी 2025 में शामिल किया। इसमें ये जहाज ब्रह्मोस, बराक 1 मिसाइल, उन्नत रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस है, ठीक है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम स्थिल्थ विध्वंसक है, जिसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। ये INS सूरत क्या है? प्रोजेक्ट 15B की अंतिम स्थिल्थ विध्वंसक, अंतिम स्थिल्थ है, ठीक है। किसके साथ इसको विकसित किया है? इजराइल के साथ। इसमें 75% अपना स्वदेशी है, इंडिया का है, ठीक है। INS सूरत सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है, अरब सागर में किया गया, ठीक है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। INS सूरत भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? जनवरी 2025 में शामिल किया गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आगे का। DRDO ने किया लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण, ठीक है। गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के, गौरव सर की करंट अफेयर्स के तो सारे लोग ही क्लासेस लेते होंगे, तो गौरव के नाम पे शायद DRDO को भी लगा होगा कि गौरव सर कितना मतलब अच्छा पढ़ाते हैं DRDO के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, तो शायद उनके नाम पर ही DRDO ने ग्लाइड बम का नाम भी गौरव रख दिया, ठीक है। वो मेरा सादर प्रणाम है उनको, वो मेरे आदर्श हैं। तो मैं भी उन्हीं क्लासेस लेके सेलेक्ट हुई हूँ, बहुत एग्ज़ाम पास किए, पर इसलिए हम आगे की बात करते हैं। ये तो सब फालतू की बातें हैं, पढ़ते टाइम थोड़ा इधर उधर थोड़ा ज़्यादा सीरियस माहौल नहीं हो जाए, इसलिए, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुकोई 30 MKI विमान से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव का सफल परीक्षण किया है। आजकल क्वेश्चन में यही आ गया है, DRDO द्वारा प्रक्षेपित या परीक्षण किया गया गौरव है क्या चीज़? वही ग्लाइड बम है, विकसित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, सुकोई 30 MKI विमान से किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम का गौरव का सफल परीक्षण किया है। ग्लाइड बम ये इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था, जहां बम ने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी स्थित लक्ष्य पर सटीकता से निशान साधा। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का एक ग्लाइड बम है, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE और एकीकृत परीक्षण रेंज ITR द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO ने किए MRSAM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण। क्या है? MRSAM
के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने 3 से 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण विभिन्न प्रकार के उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को भेजने के लिए किए गए थे, जिनमें लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और निम्न ऊंचाई वाले लक्ष्य शामिल थे। सभी चारों परीक्षणों में मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को सीधे निशाना बनाया, उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। विकास MRSAM को भारतीय सेना के उपयोग के लिए DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो MRSAM को किसने, इजराइल ने और DRDO ने, दोनों ने मिलकर विकसित किया है। ये क्या है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार। ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, DRDO की है, ठीक है। भारत ने किया है स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में स्क्रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDO ने नवनिर्मित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी SCPT में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कम स्तर का 1000 सेकंड से अधिक की लंबी अवधि तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया। यह परीक्षण जनवरी 2025 में किए गए 120 सेकंड के पहले के परीक्षण का ही विस्तार है। इस सफल परीक्षण को हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इसके क्या है, भारत ने किया स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। तो ये क्या चीज़ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी फुल फॉर्म, ये किसकी फुल फॉर्म है, DRDO की। इसने क्या किया है, हैदराबाद में स्क्रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या किया है, DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDL ने नवनिर्मित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी SCPT स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी SCPT में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कम स्तर का 1000 सेकंड से अधिक की लंबी अवधि तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। इस इंजन का महत्व क्या है, स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाता है, जिसमें ये मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक मैक 5 से अधिक गति प्रदान करता है। ये स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है, स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाता है। हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको, हवा में काफ़ी सारी ऑक्सीजन होती है, उसको उपयोग करके ईंधन को जलाता है, जिससे मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसके क्वेश्चन संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे में मैं इसके आपके क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, मेरा प्रॉमिस है। अभी तब तक के लिए अपन पहले इसको 1 लाइनर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अपन काफ़ी लेट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी तो मई महीने की चल रही है, फिर जून की भी करानी है, इतने में जुलाई की आ जाएगी, ठीक है। DRDO ने लेजर आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज NOAR में 30 किलोवाट MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW प्रणाली सहस्त्र शक्ति का सफल परीक्षण किया। इस स्वदेशी प्रणाली ने फिक्स विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइलों और निगरानी सेंसर को 5 किलोमीटर की रेंज में नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की। यह रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से लक्ष्य का पता लगाकर प्रकाश की गति से लेजर बीम द्वारा उसे भेजती है। विकास, इस प्रणाली को DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र CHESS हैदराबाद के साथ साथ अन्य प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित किया गया है। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, DRDO ने 13 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज NOAR में 30 किलोवाट MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली सहस्त्र शक्ति क्या है, MK2A 30 किलोवाट की MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली सहस्त्र शक्ति का परीक्षण किया। इस स्वदेशी प्रणाली, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सहस्त्र शक्ति है क्या चीज़, MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली। इस स्वदेशी प्रणाली ने फिक्स विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और निगरानी सेंसर को 5 किलोमीटर की रेंज में नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की है। ये रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से लक्ष्य का पता लगाकर प्रकाश की गति से लेजर बीम द्वारा उसे भेजती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है।
इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ की उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र CHESS हैदराबाद के साथ साथ अन्य बाकी शैक्षणिक संस्थान, भारतीय उद्योगों वगैरह ने सबने मिलकर किया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, तो डीआरडीओ इम्पोर्टेंट है। और डीआरडीओ की किस शाखा ने किया? उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र CHESS हैदराबाद। ठीक है। करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। ठीक है। भारत ने हाल में अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाई है। इस उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट की हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट की अभी हमने स्वर्ण जयंती बनाई है। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कब प्रक्षेपित किया था? 19 अप्रैल 1975 को। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को जून 2025 में लॉन्च किया गया। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, निसार। ठीक है। नासा और इसरो ने मिलकर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को लॉन्च किया। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में बायो सिग्नेचर गैसों डाईमिथाइल सल्फाइड व डाईमिथाइल डाइसल्फाइड का पता लगाया है? K2 18b। ठीक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 8 अप्रैल 2025 को अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? बांग्लादेश। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। ये कौन सा नंबर का बना है? 54वें नंबर का बना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सैटेलाइट में EPS प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसमें उपग्रहों का भार काफ़ी कम हो जाएगा? इसरो। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सैटेलाइट में EPS प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिससे उपग्रहों का भार काफ़ी कम हो जाएगा? इसरो। ठीक है। आज की क्लास हम थोड़ी सी लंबी और करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है बोरियत होने लग जाएगी क्योंकि मैं अभी तक छोटे छोटे पढ़ा रही थी, पर अपन को अगर कंप्लीट करना है तो ऐसे आगे चलना ही पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं भी दिन भर की थकी हुई हूँ। अभी मैं शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले तो हम वन लाइनर पढ़ लेते हैं। ठीक है। आर्थिक परिदृश्य पे आ गया। अभी अपन ने अंतरिक्ष सुरक्षा परिदृश्य पढ़ लिया है। मई महीने की क्रोनोलॉजी का आर्थिक परिदृश्य पढ़ते हैं। सुनील मित्तल निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल। RBI मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन। अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। सुनील मित्तल निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल। विश्व बैंक ने निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब पहल के अगले चरण की शुरुआत करते हुए भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल को इसमें शामिल किया है। तो सुनील मित्तल को किस में शामिल किया है? निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में। ये कौन जारी करता है? विश्व बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। ठीक है। इस पहल में सुनील मित्तल के अलावा निम्न तीन लोगों को भी शामिल किया गया है। वायर एजी के CEO बिल एंडरसन, डांगोटे ग्रुप के अध्यक्ष और CEO अलीको डांगोटे, हयात होटल्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CEO मार्क होपलामाजियन। ठीक है। हयात होटल से ये याद कर लो, अब ये जब आईफा अवार्ड जयपुर में जब हुए थे तो शाहरुख खान हयात होटल में ही रुका था। तो अपन लोगों को बीच बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें मैं इसलिए कर देती हूँ जैसे बोरियत नहीं हो। आर्थिक परिदृश्य मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगता है, पर क्या है, अपने सिलेबस का पार्ट है, अपन को पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आयो दिख रहा होगा ना? हाँ दिख ही रहा है। ठीक है। कोई नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला विश्व बैंक समूह और अग्रणी वैश्विक निजी क्षेत्र संस्थानों के CEO के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका लक्ष्य उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र के निवेश में मौजूदा बाधाओं को दूर करने वाला समाधान विकसित करना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में किसे शामिल किया गया है? सुनील मित्तल को शामिल किया गया है। और इसमें
किसने जारी किए? विश्व बैंक ने जारी किए। सुनील मित्तल के अलावा और कौन कौन है? बिल एंडरसन है, और अलीको टोंगेटो है, और मार्क होपलमाजियन है। ठीक है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश। आरबीआई हर क्वार्टरली अपनी मौद्रिक नीति जारी करती है, उसमें अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश है, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 7 से 9 अप्रैल 2025 तक चली अपनी बैठक के बाद 9 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। रिपोर्ट के मुख्य अंश क्या हैं? रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट को 25 आधार अंक 0.25% घटाकर 6.25% से 6% किया। तो अभी रेपो रेट को क्या किया? 6.25 से 6% किया। 6.25% से 6% किया। 6.25% रेपो रेट को 6.25 से 6% किया। 6.25 से 6% किया। ठीक है। ये 2025 में दूसरी लगातार कटौती थी। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया था। ठीक है। फरवरी में इसको 6.5 से घटाकर 6.25 किया। अप्रैल में 6.25 से घटाकर 6% कर दिया। इस कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और वैश्विक व्यापार युद्ध, विशेष रूप से अमेरिका के 26% टैरिफ के प्रभाव को कम करना है। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर कितने परसेंट टैरिफ लगाया है? 26% टैरिफ लगाया है, तो उसको कम करना है। ठीक है। मौद्रिक नीतिगत रुख को तटस्थ से बदलकर समायोज्य किया गया है। ये भविष्य में दरों में कटौती की संभावना का संकेत देता है। आर्थिक वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। जीडीपी की 6.7 से घटाकर 6.5 कर दी गई है। जीडीपी 6.7 से घटाकर 6.5 कर दी है। मुद्रास्फीति का अनुमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2025-26 में 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अन्य दरों में समायोजन, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर को समायोजित कर 6.25% तथा स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर को 5.75% कर दिया गया है। मुझे लग रहा है आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे। आप अपने फ्रेंड से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा और एफर्ट डालूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा और समय देने की कोशिश करूँगी। हाँ, पर हम छोटे छोटे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे बोरियत भी नहीं लगे और हम बैठे कभी भी इधर, कभी बस में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रील शॉर्ट देखने का मन कर रहा है, फ़ोन चलाने का वैसे ही मन कर रहा है, बोर हो रहे हैं, तब हम अपने मेरे वीडियोस को देख के हम पढ़ाई से रिलेटेड काम ही कर सकते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना के ही हम आगे क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा। मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अपना एफर्ट देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, संडे या फिर मंडे को मैं इसके क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगी, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।